हेलो गाइस, नमस्कार। तो आइए हम लोग इतिहास की समय रेखा का ये लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम लोग आज मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 700 से 1700 ईस्वी में क्या क्या हुआ है उन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो दृष्टांत आईएएस में आप लोगों का स्वागत है। और दृष्टांत आईएएस जो है सो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको आईएएस और पीसीएस और एसएससी के लिए कोर्सेस लेके आया है, जिसमें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, ऐसे और करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। ज्योग्राफी ऑप्शनल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किसी का ऑप्शनल है तो भी आप हमसे ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। स्टेट पीएससी और एसएससी के लिए भी यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल हैं। जो भी आप स्टेट पीएससी या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस हैं। कांटेक्ट करना है आपको 9399655656 पे, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी या पीएससी में मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपने मेंस आंसर राइटिंग को लिख करके भेजिए और आपको समय पे चेक करके आपको वो चीज़ें मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। और साथ में आपको मेंटरशिप और गाइडेंस प्रोग्राम भी है। अगर आप एक बार ज़रूर संपर्क करें इस नंबर पे, तो आपको सारी यहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो आपको समझ में आ जाएगी। और आप भरोसा किए, आपके प्रिपरेशन में आसान बनाने में मैं आपकी बहुत मदद कर सकता हूँ। तो चलिए हम लोग इतिहास की समय रेखा को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में मध्यकालीन भारत में 700 से लेकर के 757 एडी के बीच में क्या क्या घटनाएं हुई हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। एक क्विक ओवरव्यू है, यहाँ पे डिटेल एनालिसिस नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक क्विक ओवरव्यू लेना है और इसके बाद हम लोग इसकी डिटेल एनालिसिस भी शुरू करेंगे, जो इसके बाद के लेक्चर शुरुआत होंगे। देखिए, आपको एंशिएंट पीरियड के बाद में जो एक किंग आता है हर्षवर्धन, जो कि 606 से लेकर के 647 एडी तक भारत में रूल करता है और अपने कैपिटल को पाटलिपुत्र से शिफ्ट करके वह लेके चला जाता है हिसार में। क्योंकि पहले राजधानी पाटलिपुत्र ही थी और उसकी कैपिटल पाटलिपुत्र नहीं, पहले से राजधानी या शासन का केंद्र, जो एडमिनिस्ट्रेशन केंद्र पाटलिपुत्र ही था, क्योंकि पाटलिपुत्र एक फेमस जगह था या अशोक और बाकी सारे किंग वहाँ पे राज किए थे। लेकिन बाद में क्योंकि यही एक ऐसा किंग आता है जो कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर जो है सो बिहार से शिफ्ट करके और यह जो है सो दिल्ली साइड में ले जाता है। तो यह एक बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको इंटरव्यू में आपसे ये बातें पूछी जा सकती है कि वह कौन सा राजा था। याद रखिएगा, वह कौन सा राजा था जिसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को दिल्ली से शिफ्ट, पाटलिपुत्र से शिफ्ट करके और दिल्ली लेके चला जाता। वो कौन सा किंग था, यहाँ पे पड़ा थोड़ा सा। तो इसके बारे में आपको बोलना पड़ेगा कि वो हर्षवर्धन था, जिसने जो है सो पहले एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर यहाँ था, ये बिहार है, और उसके बाद में इसको मेडिवल ऑफ द इंडिया में लेकर शिफ्ट करने वाला जो था वो हर्षवर्धन नहीं था। तो चूंकि पहले यहाँ पे जितने भी मगध साम्राज्य हो गए, गुप्त साम्राज्य हो गए, सब यही रूल कर रहे हैं। लेकिन हर्षवर्धन जो है अपना रूलिंग सेंटर जो है सो हिसार हरियाणा के पास लेके जा रहा है। और जब विदेशी आक्रमण होते हैं तो ये लोग जो है सो अपना सेंटर जो है सो फाइनली दिल्ली में ले आके बना देते हैं। और उसके बाद से लेकर के अभी तक जो है दिल्ली आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ इंडिया है या कैपिटल ऑफ इंडिया है। तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके बाद में इसकी राजधानी जो है सो कनौज में होती है और प्रमुख शासक इसका हर्षवर्धन है। और यह नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण देता है, नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से बनवाने का काम करता है, या जो है सो इनको गांव देता है कि आप इतना गांव लीजिए, इसे टैक्स कलेक्ट करके और नालंदा विश्वविद्यालय को रन कीजिए। ये जो है सो हर्षवर्धन ने किया इसको, ठीक है। और यह याद रखिएगा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और वो ये चीज़ है कि जो हर्षवर्धन है, अगर मैं कहूँ तो यह एक बौद्ध शासक है। यह क्या है? एक बौद्ध शासक। हर्षवर्धन एक जो है सो बौद्ध शासक है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको, क्योंकि 700 एडी तक मतलब कि हिंदू शासक करने का कोई मतलब कि तुक नहीं बनता है, क्योंकि इंडिया में जो हिंदू शासक हैं या हिंदू कहते हैं, वो भारत के लोग हिंदू नहीं कहते, हिंदुस्तान भारत लोग नहीं कहते, पर्शियन कहते हैं, या विदेश के लोग जो है ऐसे उच्चारण करने के कारण वो हिंदू कहते हैं। लेकिन इस समय तक भारत एक, कहा जाए तो एक बौद्ध धर्म वाला देश था, या एक बौद्ध धर्मी देश था, या बौद्ध धर्म को ही मानता था। इसलिए जो है सो हर्षवर्धन भी बौद्ध धर्म को ही मानता है, कोई और हिंदू धर्म या कोई दूसरे धर्म को नहीं मानता है। और इन दो धर्मों में, जो हिंदू धर्म जो आज दिखाई देता है, ये हिंदू धर्म नहीं है, ये बौद्ध धर्म का ट्रांसफर रूप है, बस उसका नाम चेंज हुआ है। मोस्ट बाकी सब चीज़ें वही है। कभी इस पर बातचीत होगी तो मैं आपके बारे में, चर्चा के बारे में स्पष्ट करूंगा, ठीक है। उसके बाद में चूंकि जब हर्षवर्धन खत्म होता है 647 में, उसके बाद कुछ डार्क पीरियड होता है। डार्क पीरियड के बाद में यहाँ पे मुस्लिम आक्रमणकारी, जो इस साइड से, चूंकि यहाँ पे एक नया धर्म का जब उदय हुआ है और यह मुस्लिम धर्म है, तो कोई भी धर्म उदय होता है तो उसका एक प्रारंभिक उद्देश्य होता है कि हम चारों तरफ फैलें। तो उसको जहाँ जगह होता है उधर फैलने की कोशिश करता है। और उसी में कि लोग अपना जो है हित साधना चाहते हैं या अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं, तो वह धर्म के लोग जो है बाहर निकल करके या तो आपको सोशली धर्म को फैलाना चाहते हैं, कल्चरली धर्म को फैलाना चाहते हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से भी धर्म को फैलाना चाहते हैं, जैसे अशोक ने किया। अशोक ने श्रीलंका तक ले गया। और इधर से ये जितने भी आक्रमणकारी आ रहे हैं, ये सब धर्म के नाम पे लोगों को मोबिलाइज करके और इंडिया में आते हैं और रूल करते हैं और अपने विशेष को, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। धर्म को कोई फैलाता नहीं है। अशोक ने भी धर्म को फैलाया तो उसने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया। या यहाँ पे कोई है जो धर्म को फैलाना चाहता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाना चाहता है, या कहिए कि अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए धर्म का सहारा लेता है। और आज भी आपको दिखाई देता है कि बीजेपी पार्टी हिंदू धर्म का सहारा लेती है,
कांग्रेस पार्टी मुस्लिम धर्म का सहारा लेती है, या कहीं ना कहीं पब्लिक को मोबिलाइज करने के लिए सबसे सॉफ्ट कॉर्नर क्या होता है, वो रिलीजन होता है, या सबसे सॉफ्ट कॉर्नर क्या होता है, वो इमोशन होता है, उसका लोग हमेशा यूटिलाइज करते हैं और उसी के थ्रू मानो का यूटिलाइज होता है। लॉजिक के थ्रू जाइएगा तो फिर क्वेश्चन होने लगेगा, इसलिए लोग इमोशन के यूज करते हैं। और धर्म एक इमोशनल पार्ट है, लॉजिकल पार्ट बहुत कम है। हाँ, रिलीजन का कोर पार्ट जो है वो लॉजिक है, बाकी ऊपर से जब तक देखते रहिएगा वो आपको इमोशनल ही दिखेगा। तो उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट जो यहाँ पे मुस्लिम शासक है, या यहाँ से एक तरह से कहा जाए तो इनका स्टार्टिंग है, इन लोगों का जो है स्टार्टिंग है 7 से 12 से लेकर के 1206 के बीच में, और 1206 से लेकर के 1556 के बीच में, और 1556 से लेकर के आपको जो है सो थर्ड पानीपत की लड़ाई तक का, ठीक है, ये टाइम पीरियड है, या यूं कहिए कि औरंगजेब तक का, ये 3 टाइम पीरियड है। तो एक ये टाइम पीरियड आएगा जिसमें मेडिवल इंडिया की स्टार्टिंग कही जाएगी, और दूसरा टाइम पीरियड आएगा जब मेडिवल खुद के मेडिवल इंडिया में है, मतलब मिडिल पार्ट है, और तीसरा जो है सो मुगल वंश आएगा जो कि मेडिवल इंडिया का लास्ट पार्ट है। और ये चीज़ें भी आपको एंशियंट हिस्ट्री में मिलेगा आपको, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, उसके बाद में ऋग वैदिक काल हो गया। ऋग वैदिक काल भी 3 है, स्टार्टिंग है, मिडिल है और लास्ट है। और ऋग वैदिक काल के बाद में भैंसो यहाँ पे हम यहाँ पे आपको बोल रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, ऋग वैदिक काल हो गया, और उसके इन डेप्थ ऋग वैदिक काल, और यहाँ से मेडिवल काल चालू होगा। लेकिन ये हम लोग हिस्ट्री जो पढ़े हैं वो गलत पढ़े हैं, ये हिस्ट्री जो है ही नहीं, आपकी हिस्ट्री जो है सो एकदम ये नहीं हिस्ट्री है। लेकिन चूंकि आपके कोर्स में है तो मुझे मजबूरी है पढ़ाना, लेकिन इंटरव्यू में आपके दिमाग और कान खुले होने चाहिए, उसके लिए आपकी हिस्ट्री होनी चाहिए, एक्चुअल में आपकी हिस्ट्री होनी चाहिए, वो सिंधु घाटी सभ्यता होनी चाहिए। और उसके बाद में अगर रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो बुद्धिस्ट हिस्ट्री होनी चाहिए, और उसके बाद में जो है सो हिंदू हिस्ट्री होनी चाहिए, नहीं उसके बाद में हिंदू हिस्ट्री होनी चाहिए, और उसके बाद में यहाँ पे मुस्लिम हिस्ट्री होनी चाहिए। और फिर जो है सो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि हम हिंदू हिस्ट्री कहने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि यहाँ हिस्ट्री था ही नहीं। तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता, बुद्धिस्ट हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री, और उसके बाद में फिर हिंदू हिस्ट्री आनी चाहिए, क्योंकि हिंदू हिस्ट्री एक्चुअल में हिंदू हिस्ट्री जो है सो अंग्रेजों के रिसर्च के बाद ही आया है, और उसी के टाइम पीरियड का कुछ ना कुछ यहाँ पे दिखाई देता है। उसके पहले आपको साक्ष्य वगैरह मिलेंगे, लेकिन क्लियर साक्ष्य नहीं मिलेगा। और हाँ, मेडिवल काल टाइम से भी चूंकि जब से मुस्लिम आए तो चूंकि ये हिंदू धर्म का, बौद्ध धर्म का भी आपको हिंदूकरण किया गया है, और धीरे धीरे जैसे ये आगे बढ़ा है तो आप सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध हिस्ट्री, और उसके बाद में हिंदू हिस्ट्री और मुस्लिम हिस्ट्री को आप पैरेलल काउंट कर सकते हैं, क्योंकि 900 AD के आसपास में शंकराचार्य आते हैं, और वो जो है सो आपके हिस्ट्री को फैलाते हैं, और यहाँ से हिंदू हिस्ट्री जो है आगे बढ़ता है। करेंगे इसको काफी डिटेल में आप एनालिसिस करेंगे, आपका दिमाग खुल जाएगा यहाँ पे। और उसी के साथ में बौद्ध धर्म का यहाँ पे डाउनफॉल शुरू हो जाता है, और जो है सो हिंदू धर्म का यहाँ से अपग्रेडेशन शुरू हो जाता है। और सेम टाइम पे चूंकि मुस्लिम धर्म एक नया धर्म है, बहुत पुराना धर्म नहीं है, तो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के बीच में यहाँ पे लड़ाइयाँ होती है। और ये चूंकि धर्म का कोर कंसेप्ट जो है ऊपर कंसेप्ट से बहुत अलग होता है, तो ऊपर मैंने बोला कि आपको यहाँ पे रिलीजन हो गया, लॉजिक ऊपर वाला इमोशन हो गया, और अंदर कोर कंसेप्ट उसका लॉजिकल होता है, जो कि काफी डीप में छिपा होता है, और सभी लोग एक्सप्लेन कर पाते हैं, किसी को समझने से मतलब होता है। तो 7 से 12 से 1206 के बीच में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है, और उसके बाद में तुर्क और फिर जैसे अफगान लोग आक्रमण करेंगे। तो देखिए, अगर हम आपको एक चीज़ बताएं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपसे इरेज ऑल द इंक साइड, ठीक है, ओके, हमने यहाँ पे इरेज कर दिया है। इरेज करने के बाद में अगर आप ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, और हिस्ट्री में मैप के साथ में हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है, और अगर आप मैप के साथ नहीं हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको हिस्ट्री समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए आप हमेशा जब भी पढ़ते हैं हिस्ट्री तो कोशिश कीजिए कि मैप के साथ पढ़ें। तो चूंकि यहाँ पे टर्की है, तो जो तुर्क हैं वो टर्की से आते हैं, और इधर से ईरान, अफगान होते हुए, और इधर सिंध है, क्योंकि ये सिंध के साथ में यहाँ पे एंट्री लेते हैं। ये वाला एरिया उस टाइम पे सिंध कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सिंधु नदी निकल करके और ऐसे जाती है, तो सिंध एस को एच लोग उच्चारण करते थे, पर्सियन लोग, या टर्की, जो टर्की वाले हैं वो पर्सियन है, तो एस को एच उच्चारण करने के कारण जो है सो यहाँ पे हिंदुस्तान कहा जाने लगा। और हिंदुस्तान आपका वर्ड है ही नहीं, ठीक है, ये विदेशी लोगों का दिया हुआ वर्ड है। तो यहाँ पे सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण 712 में होता है। उसके बाद तुर्क का आक्रमण, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये मुस्लिम धर्म जैसे जैसे फैलते जाएगा, मुस्लिम धर्म जैसे जैसे फैलते जाएगा वैसे वैसे भारत पर भी इसका प्रभाव बढ़ते जाएगा, और इधर बहुत ज़्यादा फैल नहीं पाएगा, तो अल्टीमेटली इधर फैलेगा, और फिर जो है सो थोड़ा सा ये अफ्रीका साइड चला जाएगा, क्योंकि इधर जैसे गोबी डेजर्ट है, इधर इसको जाने का रास्ता ही नहीं, कहाँ जाएगा इधर। और इधर यूरोप में ऑलरेडी उनसे पहले से ईसाई धर्म एस्टेब्लिश्ड है, जो पहले से एस्टेब्लिश्ड है वो इधर इसको फैले नहीं देगा। और क्योंकि यहाँ पे इस जगह पे अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे आपका देखिएगा, तो यहाँ पे जगह इसलिए फैलने की जगह इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 2 धर्मों के बीच में ऑलरेडी लड़ाई चल रही है, हिंदू और बौद्ध धर्म के बीच में यहाँ पे ऑलरेडी संघर्ष है, और यहाँ पे एक वैकेंट है, इसलिए यह धर्म आगे यहाँ फैलेगा और यहाँ मुस्लिम धर्म का पूरा रूट फैल जाएगा। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो उसका मैंने आपको ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट 1 है, दिस इज द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द मुस्लिम आक्रमणकारी, या यूं कहिए कि जो है मुस्लिम आक्रांता का ये जो है स्टार्टिंग पीरियड है, एंड यह मेडिवल पीरियड है। मुस्लिम आक्रमणकारियों का यह मेडिवल पीरियड है, याद रखिएगा, दिस इज द मेडिवल पीरियड ऑफ द फॉरेन या मुस्लिम जो है सो आपको आक्रमणकारी हैं, उनका ये मेडिवल पीरियड हो गया 1206 से लेकर 1526 के बीच में। और यहाँ ममलूक वंश 1206 से 1290 के बीच में कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, इल्तुतमिश हो गया, और रजिया सुल्तान हो गई। तो इसको गुलाम वंश भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इसको कहा जाता है गुलाम वंश, क्योंकि जो आक्रमणकारी आए तो यहाँ पे रहने के लिए नहीं आए थे, वो आक्रमण करके लूट के ले जा रहे थे, लेकिन साथ में चाह रहे थे कि छोड़ किसी को, ऐबक और इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान उसी में से ये लोग आते हैं, और ये लोग भी आपस में लड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरा है खिलजी वंश 1290 से लेकर 1326 के बीच में, इसमें अलाउद्दीन खिलजी और साथ में जो है सो इनका राणा पद्मावती की स्टोरी जो है उसमें बहुत सारा मैनिपुलेशन है, लेकिन ये जो है 1290 से 1320 के बीच में। उसके बाद फिर जो है इसको खत्म करने के बाद तुगलक बन सकता है 1320 से 1400, इसमें मोहम्मद बिन तुगलक जिसको पागल सुल्तान भी कहा जाता है, या जो है सो
के फरमान जो आज हम लोग सुनते हैं इसी के नाम पे है, क्योंकि यह जैसे पढ़ाई का बहुत तैयार व्यक्ति, लेकिन इसके एग्जीक्यूशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, जिसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा संघर्ष को झेलता है। उसके बाद में आता है फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद फिर सैयद वंश आता है 1451 तक, लगभग 50 साल यह रूल करता है भारत देश में। उसके बाद में फिर लोधी वंश आता है 1451 से 1526 में, और यहाँ पे जो है सो लड़ाई होगी पानीपत की, और यहाँ से जो है सो ये लोधी वंश खत्म हो जाएगा और यहाँ से बाबर का रूल शुरू हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे मुगल साम्राज्य 1526 से लेकर 1857 के बीच में, तो यहाँ पे देखिएगा संस्थापक जैसे बाबर है। पानीपत की पहली लड़ाई इसे लड़ता है। पानीपत देखिए कई बार यूपीएससी क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर में पानीपत में ऐसा क्या था कि पानीपत में 3 बार लड़ाई हुई, और पानीपत में ऐसा क्यों था? तो ये हरियाणा के आसपास इलाका जो है प्लेन एरिया है, गंगा का मैदान है, और जब गंगा जमुना का मैदान है, प्लेन एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का वास है, तो यहाँ पे कारपेंटर भी है, पानी भी है, प्लेन एरिया भी है, और जो है सो लड़ाई के लिए उपयुक्त कंडीशन भी है, पानी भी यहाँ कम होता है, बरसात कम होता है। तो इन सारे पॉइंट को आप लेकर के एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप पानीपत की लड़ाइयाँ क्यों हुई उस तरीके, और जब हम पानीपत की लड़ाई पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको स्पष्ट बताएंगे भी। तो यहाँ पे इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन देखिए, किसी भी प्लेस के लिए सबसे पहले उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन, दूसरा चीज है यहाँ पे कि इसकी पॉलिटिकल कंडीशन, उसके बाद तीसरा है यहाँ पे इकोनॉमिकल कंडीशन, चौथा है यहाँ पे जो है सोशल कंडीशन, रिलीजियस कंडीशन, और ये सारी चीजें जो है सो आपको सपोर्ट करती है कि पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हो, जो कि पानीपत में 3 लड़ाइयाँ भी होती है। उसके बाद में अगर 1526 से 1605 के बीच में ये अकबर जो है अपने आप को प्रोजेक्ट करेगा अशोक कि मैं अशोक हूँ। इसका सोच था वैसा, क्योंकि इसने पढ़ा होगा कहीं से कि एक अशोक नाम का राजा भी था ऐसा, या जो भी प्रोजेक्शन था इसका। अब इसकी हिस्ट्री पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि इसने पढ़ा सुना अशोक के बारे में कि नहीं सुना, या उस टाइम तक अशोक का कोई हिस्ट्री था या नहीं था, क्योंकि वो तो हिस्ट्री बाद में पता चलती है। तो अकबर जो है धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक सुधार बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, क्योंकि इसके पास टाइम था। अकबर के पास बहुत अच्छा टाइम मिल जाता है। देखिए, जब भी आप कहीं पे स्ट्रक्चर बनते हुए देखेंगे, या कहीं धार्मिक सुधार देखेंगे, या कहीं पे एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार देखेंगे, जब राजा अपनी राज्य का विस्तार करके और फ्री हो जाता है, तब जाकर के सब काम कर रहा है। तो अकबर के टाइम पे ये टाइम, चूंकि उस टाइम पे इंडिया में और कोई इसको दबाने वाला नहीं था, या उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसलिए जो है इसके पास फुर्सत के टाइम थे जिसमें ये काम करता है। उसके बाद अकबर के बाद शाहजहां और अच्छा काम करता है, और रेड फोर्ट का भी निर्माण कराता है। उसके बाद में चूंकि ये लोग जो है सो ज़्यादा रीजन पे दबाव न डाल करके डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एक राजा आता है औरंगजेब, जो कि पीछे हो जाता है, रीजन पे फोकस करने लगता है और मुसलमान धर्म को आगे बढ़ाना चाहता है। तो जब भी किसी धर्म को सप्रेशन कीजिएगा, किसी को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा, तो लड़ाई तो होना स्वाभाविक है। तो इसलिए जैसे यहाँ पे लड़ाई होती है, और एक तरह से कहा जाए तो धार्मिक कट्टरता और समाज का विस्तार दोनों चाह रहा था, और दोनों पॉसिबल नहीं था, और इसी कारण जो है मुस्लिम वंश भारत देश से खत्म हो जाता है। उसके बाद में आता है मराठा साम्राज्य। मुस्लिम के बाद में जो साम्राज्य आता है भारत देश में, वो मराठा साम्राज्य 1674 से लेकर 1818 के बीच में, और संस्थापक छत्रपति शिवाजी थे। ठीक है, तो शिवाजी को भी जो हमारे देश के सो कॉल्ड धर्मी लोग हैं, इनको जो है सो क्षत्रिय मानने से इनकार कर देते हैं, और इनको आपको राज तिलक नहीं करते हैं। लेकिन बहुत मुश्किल से मनाने के बाद, पैसे खर्च करने के बाद काशी से एक पंडित जाते हैं जो इनकी राज तिलक करते हैं। उसके बाद में मराठा शक्ति का विस्तार होता है, और 1766 में जो तृतीय पानीपत की लड़ाई होती है, थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत होता है, जहाँ पे ये जो है सो बाहर ये भी अपने आप को सिंध साइड में आपको प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चूंकि यहाँ पे ये फेल जाते हैं, और फिर होने के बाद ये भारत देश में ही अपना विस्तार करते हैं। लेकिन बाद में इनमें भी अलग अलग कॉन्फेडरेसी बन जाती है, और ये कॉन्फेडरेसी जो है आपस में लड़ भिड़ करके भी यहाँ पे ये लोग खत्म हो जाएंगे, और अंग्रेज कहीं ना कहीं इनका फायदा उठाएंगे। ठीक है, तो आने वाले समय में हम एक एक चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस